देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, अमावस की रात के वक्त लोगों का निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये बात सिर्फ गांव के लोग ही जानते हैं। शहर के लोगों को तो ये लगता है कि जैसे ये सब कहानियों में होता है, लेकिन इस रात को वही मानता है जो पुराने ज़माने का होता है और साथ ही जिसके साथ इस दिन बहुत ही घटना घट गई हो। मैं भी ऐसा ही था। मुझे इन सब बातों पर भरोसा नहीं होता था। मैं दिल्ली जैसे शहर में रहा करता था और मैं एक कंपनी में जॉब किया करता था, लेकिन जब देर रात मुझे वहाँ पर लेट हो गया तो उसके बाद मेरे साथ उस रात ऐसी घटना घटी जिसे मेरे दिमाग से निकालना तो दूर की बात है, मरते दम तक वो मेरे जहन में बसा हुआ रहेगा। उस दिन जब मैं उस गाड़ी में बैठ गया तो उसके बाद उसने मुझे मेरी मौत से रूबरू करवा दिया। उस दिन मैं एक ऐसे आदमी से मिला था जिसके बारे में मैं आपको कहानी के अंदर बताऊंगा। उसने मेरे साथ बहुत ही दर्दनाक चीज़ की और उसके बाद जब मैं वहाँ से बचकर निकला तो मुझे एहसास हुआ कि अमावस की रात सबसे डरावनी रात होती है। तो क्या हुआ था दोस्तों मेरे साथ उस रात और कैसे उस आदमी ने मुझे मारने की कोशिश की, ये तमाम सभी बातें सुनने के बाद आप एक पल के लिए सदमे में आ जाओगे। दरअसल दोस्तों हुआ ये था कि जब मैं एक कंपनी में काम किया करता था, वो कंपनी दिल्ली में थी। मैं रोज़ घर आया जाया करता था। उस वक्त मानसून का महीना भी चल रहा था और उसके बाद मैं अपने ऑफिस में नया नया लगा हुआ था, इसलिए मुझे वहाँ पर थोड़ी दिक्कत तो हो रही थी, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। मैंने सोचा कि कुछ समय बाद मैं यहाँ पर सही से जम जाऊँगा और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही सब सोचकर मैं वहाँ पर काम कर रहा था। ऐसे ही धीरे धीरे मैंने वहाँ पर काम किया और उसके बाद उन्होंने मेरी सैलरी भी बढ़ा दी। सैलरी बढ़ने की खुशी मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा थी और फिर जब ये बात मैंने घर में बताई तो उसके बाद मेरे घर वाले भी बहुत खुश हो गए। ऐसे ही मुझे काफ़ी महीने गुजर गए, लेकिन एक दिन मैनेजर ने मुझे काम ज़्यादा दे दिया और उसके बाद उसने कहा कि जब तक ये काम ना हो जाए घर पर मत चले जाना, क्योंकि काम बहुत ज़रूरी है और कल ही हमें इसे देना है। मैनेजर की बात सुनने के बाद मैंने भी उसे हामी भर दी और फिर वो मैनेजर वहाँ से चला गया। जब वो वहाँ से चला गया तो उसके बाद मैं अपने काम में जुट गया। धीरे धीरे शाम होती गई और उसके बाद जब रात होने लगी तो ज़्यादातर एम्प्लॉय चले गए थे। उस वक्त बस मैं और रिया ही बचे थे। रिया मेरे ऑफिस की लड़की थी। उसे भी ज़्यादा देर हो गई थी क्योंकि उसे भी मेरी तरह काम दिया गया था। हम दोनों का बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी, जिसके चलते हम दोनों ने जल्दी से काम को ख़त्म किया। जब काम ख़त्म हुआ तो उसके बाद हम दोनों उसी वक्त वहाँ से निकल गए, लेकिन जब हम निकल रहे थे तो वहीं के गार्ड ने हमसे बोला, बेटा तुम दोनों इतनी रात गए नहीं अभी तक। जिस पर हमने उनसे बोला कि नहीं, आज हमें काम ज़्यादा था तो इसलिए हम थोड़ा लेट हो गए हैं। उन्होंने हमारी बात सुनने के बाद बोला, बेटा आज तो अमावस की रात है और आज की रात ऐसे दोनों का अकेले जाना ठीक नहीं है, और साथ ही ना तो आप दोनों को अभी कोई ऑटो मिलेगी और ना ही कोई टैक्सी। उस गार्ड की बात सुनते ही हमने बोला, आप चिंता मत करो, हम आराम चले जाएंगे। जब हमने उनसे ये बोला तो उसके बाद उन्होंने कहा, बेटा मेरी बात मानो, आज की रात बाहर ऐसे जाना ठीक नहीं है, आज आत्माओं का दिन है। और फिर जब उन्होंने हमसे ये बोला तो उसके बाद हम हंसने लगे। क्या आप भी इन सब बातों पर भरोसा करते हो अंकल जी? आप ये सब फालतू की बातों पर भरोसा मत किया करो। फिर हम दोनों ने उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं की और उसके बाद हम वहाँ से चल दिए। जब हम वहीं के बस स्टैंड पर पहुँचे तो उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी गाड़ी हमें नज़र नहीं आ रही थी। वहाँ पर पूरी तरह से खामोशी पसरी हुई थी। इस कदर सन्नाटा पसरा हुआ देखकर रिया ने बोला, यार आज लगता है पैदल ही घर जाना होगा। जिस पर मैंने उससे बोला, थोड़ी देर रुक कर देखते हैं, उसके बाद तो हमारे पास एक ही चारा है और वो भी हम पैदल चले जाएंगे। अभी हम दोनों आपस में यही सब बातें ही कर रहे थे कि तभी हमने देखा कि आसमान में काले बादल छाने लगे थे और इसी के साथ उन बादलों ने चांद को पूरी तरह से घेर लिया। बादलों में जोर जोर से बिजली की गड़गड़ाहट होने लगी थी। अभी हम दोनों आसमान की तरफ देख ही रहे थे कि तभी बारिश एकदम से बरसने लगी। हम दोनों बारिश को होता देख एकदम से हैरान हो गए। अब तो हम पैदल भी नहीं जा सकते थे। अभी हम दोनों यही सब सोच ही रहे थे कि तभी सामने से हॉर्न देती हुई एक गाड़ी हमारे पास आती हुई दिखाई दी। उस गाड़ी को देखते मैंने उस गाड़ी को हाथ दिया और फिर जब मैंने उस गाड़ी को हाथ दिया तो उसके बाद वो गाड़ी थोड़ी दूरी पर जाकर रुकी। उस गाड़ी के रुकते ही हम दोनों को थोड़ी राहत मिली कि चलो थोड़ी दूर तक तो ये गाड़ी हमें छोड़ देगी। यही सब सोचकर हम दोनों उस गाड़ी के पास गए
और उसके बाद हम उस गाड़ी के अंदर बैठ गए। जब हम उस गाड़ी में बैठ गए तो उसके बाद हमने देखा कि उस गाड़ी में एक आदमी और एक औरत बैठे हुए थे। उन दोनों को देखते ही हमने बोला, हमें बस थोड़ा आगे छोड़ दो। जब हमने उनसे ये कहा तो उसके बाद उस आदमी ने कहा कि तुम्हें जाना कहाँ पर है, जिस पर हमने उन्हें एड्रेस बता दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वहीं की ओर तो हम भी जा रहे हैं, हम तुम्हें वहाँ पर छोड़ देंगे। उनकी ये बात सुनते हम दोनों को बहुत ही सुकून मिला कि चलो इतनी बारिश में घर जाने तक का तो रास्ता मिल ही गया है। रिया मेरे घर के पास में ही रहती थी तो उसे भी बहुत ज़्यादा खुशी थी। अभी हम दोनों बाहर की तरफ देख ही रहे थे कि तभी हमने देखा कि बाहर का रास्ता देखने में बहुत ही सुनसान लग रहा था। आज पता नहीं कैसे रास्ते पर मुझे एक भी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। उस वक्त हम दोनों खिड़की के बाहर ही देख रहे थे कि तभी अचानक से हमने देखा कि गाड़ी जिस रास्ते पर चल रही थी वो रास्ता जंगलों से घिरा हुआ था। रास्ते को जंगल से घिरा हुआ देखकर हम दोनों घबरा गए और उसके बाद हमने उस आदमी से बोला कि ये तुम हमें कौन से रास्ते से लेकर जा रहे हो। जब हमने उनसे ये बोला तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जहाँ हम तुम्हें ले जा रहे हैं वहीं पर आज तुम्हें जाना है, तुम घर नहीं बल्कि हमारे यहाँ पर जा रहे हो। उस आदमी की ये बात सुनने के बाद हम दोनों के तो होश उड़ गए। हम दोनों को उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहना क्या चाहते हैं। अभी हम दोनों आपस में एक दूसरे की शक्ल ही देख रहे थे कि तभी मैंने उस ड्राइवर से बोला कि तुम हमें कहाँ पर लेकर जा रहे हो, जिस पर उसने कहा कि वो तो तुम्हें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं गुस्से में आ गया और उसके बाद मैंने उससे कहा जल्दी गाड़ी रोको यहीं पर, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन दरवाज़ा टस से मस नहीं हुआ। हम दोनों उस वक्त बहुत ही बुरी तरह से घबरा गए थे। रिया तो उस वक्त चिल्लाने लगी थी लेकिन रिया को मैं समझाए जा रहा था कि कुछ नहीं होगा। मैं बस गुस्से में उस गाड़ी के शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो शीशा टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। और जब इस बार मैंने उस आदमी को पकड़ा तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा हाथ आर पार हो गया हो। ये सब देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर भला ऐसा कैसे हो सकता है। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी एकदम से वो गाड़ी सामने जाकर एक पेड़ से टकरा गई। और जैसे ही वो गाड़ी पेड़ से टकराई तो उसके बाद हम दोनों के सर पर चोट आ गई, जिसके चलते हम वहीं पर बेहोश हो गए। और उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि रिया वहाँ पर थी नहीं। रिया को वहाँ ना पाकर अब मैं और भी ज़्यादा घबराने लगा, क्योंकि एक तो पहले से मैं परेशान था और ऊपर से अब रिया भी गायब हो गई थी। मैं जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरा और उसके बाद मैंने जो देखा उसे देखकर तो मेरे फिर से होश उड़ गए। दरअसल मैंने देखा कि वहाँ पर एक हवेली बनी हुई थी। उस हवेली को देखते ही मैं समझ गया कि पक्का रिया हो सकती है इस हवेली के अंदर, क्योंकि वो दोनों लोग भी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। इसलिए मैंने उस हवेली के अंदर जाने की सोची। वहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। उस हवेली के अंदर से मुझे रोशनी आते हुए दिखाई दे रही थी, जिसके चलते मैं समझ गया कि कोई ना कोई तो इस हवेली के अंदर होगा। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी मेरे कानों में रिया की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनते मैं समझ गया कि रिया मुझे मदद के लिए बुला रही है। वो किसी मुसीबत में है, क्योंकि उसकी आवाज़ में मुझे दर्द सुनाई दे रहा था, जिसके चलते मैं तुरंत ही उस हवेली के अंदर जाने लगा। अभी मैं हवेली के अंदर ही जा रहा था कि तभी मैंने देखा कि वहाँ पर मुझे बहुत ही पुराने पेड़ दिखाई दे रहे थे। और उस पेड़ को देखते मुझे थोड़ा डर लगने लगा, क्योंकि वो पेड़ देखने में बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था। अभी मैं उस हवेली के अंदर ही जा रहा था कि तभी सामने की ओर मुझे एक औरत अंदर जाते हुए दिखाई दे रही थी। उस औरत को देखते मैं उस औरत को आवाज़ देते हुए उसके पीछे उस हवेली के अंदर जाने लगा। अभी मैं अंदर ही जा रहा था कि तभी मेरे कानों में रिया की आवाज़ सुनाई दी। वो चिल्लाए जा रही थी। उसकी आवाज़ को सुनते मैं घबरा गया और उसके बाद मैं उस हवेली के अंदर जाने लगा। जब मैं उस हवेली के अंदर गया तो उसके बाद उस हवेली के अंदर जाते ही मैं तो हैरान ही हो गया, क्योंकि मैंने देखा कि वहाँ का नज़ारा पूरा अजीब था। दरअसल वहाँ पर सारा सामान ऐसे पड़ा हुआ था जैसे कि यह हवेली कई सालों से बंद पड़ी हो। अभी मैं वहाँ पर इधर उधर देख ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि सामने की ओर मुझे एक परछाई दिखाई दे रही थी। उस परछाई को देखते मैंने कहा कौन है वहाँ पर जब मैंने उससे ये बोला तो उसके बाद वो परछाई अपने आप ही गायब हो गई। उस परछाई को गायब होता देख मेरे तो होश ही उड़ गए। मैं अभी वहाँ पर रिया को आवाज़ ही लगा रहा था कि तभी उस वक्त वहाँ पर रखा हुआ सारा सामान अपने आप ही हिलने लगा।
जिसे देखकर अब मेरे हाथ पर कँपकँपाने लगे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ पर इस हालत में हूँ। अभी मैं वहीं पर खड़ा रिया को आवाज़ ही दे रहा था कि तभी एकदम से मेरे सामने रिया आ गई। रिया को सामने देखते ही मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन रिया ने मुझसे कहा, अपने पीछे देखो। उसकी ये बात सुनने के बाद जब मैंने अपने पीछे देखा तो उसके बाद तो मानो मेरे चेहरे के पसीने छूट गए, क्योंकि मेरे सामने वही आदमी खड़ा हुआ था। उस आदमी को देखते मेरे शरीर के रोंगटे एकदम से खड़े हो गए, क्योंकि उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे की हड्डियां दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी, जिसे देखकर मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। डर की वजह से मेरे हाथ पैर भी दोनों जम से गए थे, लेकिन मैं उस वक्त कुछ बोलने के काबिल भी नहीं था। अभी वो आदमी मेरे सामने ही खड़ा था कि तभी उसने मुझे मारा और उसके बाद मैं सीधा जाकर एक टेबल से टकरा गया। जब मैं टेबल से टकराया तो उसके बाद मेरे सर पर चोट आ गई और उसके बाद मैं वहीं पर फिर से बेहोश हो गया। और फिर जब कुछ समय बाद मेरी आँख खुली तो उसके बाद मैंने पाई कि रिया मेरे बगल में पड़ी हुई थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हालत में थी। मैंने उसे उसी वक्त उठाया और उसके बाद मैं उससे कहने लगा कि ये हालत तुम्हारी कैसे हुई, जिसके बाद उसने कहा, उस औरत ने मेरी हालत की है। उसकी ये बात सुनने के बाद मैंने कहा, आज हम भूतों के चक्कर में फंस गए हैं। उस गार्ड ने सही कहा था कि आज अमावस की रात है और आज का दिन भूत प्रेतों का होता है। मैं अभी रिया को उठा के बैठा ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि वहाँ पर वही दोनों लोग आ गए, और वो दोनों लोग कोई और नहीं थे बल्कि वही भूत थे। उनका रूप देखकर हम दोनों की हालत अब खराब होने लगी थी। उस वक्त हमें ऐसा लगने लगा था जैसे कि आज हम दोनों की मौत हमारे सामने खड़ी हुई है। उस वक्त मैं वहाँ पर देख रहा था कि वहाँ पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हम चुप रह सकते हैं। अभी मैं वहाँ पर देख ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि उस आदमी ने कहा कि आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, जो हमारे साथ हुआ वही आज हम तुम्हारे साथ करेंगे। उसकी ये बात सुनते मैंने उससे कहा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? जिस पर उस आदमी ने कुछ भी नहीं बोला। बस उस आदमी ने मुझे पकड़ा और उसके बाद वो मुझे लेकर जाने लगा। अभी वो मुझे लेकर जा ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि रिया दर्द के मारे चिल्लाई जा रही थी। रिया को दर्द में देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था कि उसे कुछ ना हो जाए, लेकिन जब वो आदमी मुझे हवेली के अंदर से लेकर बाहर आ गया तो उसके बाद उसने मुझे एक कुएं के सामने फेंक दिया। और उसके बाद मैं वहाँ पर दर्द के मारे उससे बोले जा रहा था कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो आदमी मुझ पर कोई भी तरस नहीं खा रहा था। वो बस बोल रहा था कि मैं भी तुम्हारी तरह ऐसे ही बोल रहा था और किसी ने भी मेरी मदद नहीं की, तो मैं तुम्हें भला कैसे छोड़ दूँ? तुम जैसे लोगों ने इस दुनिया में इंसानियत रखी नहीं है। दोस्तों, मैं उस आदमी की बात को समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। जब मैंने उससे पूछा कि मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, तो बड़ी मुश्किल से उसने बोला कि कुछ महीने पहले जब मैं और मेरी बीबी यहाँ से गुजर रहे थे तो उसके बाद हमें दो आदमी लिफ्ट मांगते दिखे। हमने उन्हें लिफ्ट तो दे दी और उसके बाद उन लोगों ने हमें इस हवेली के सामने रुकने को कहा। उन लोगों ने मेरी बीवी की गर्दन में चाकू रख दिया और उसके बाद उसे इस हवेली के अंदर लेकर आ गए। उन लोगों ने मुझे गाड़ी के अंदर ही लॉक कर दिया और उसके बाद जब मैं जैसे तैसे करके जब मैं उस गाड़ी के बाहर निकला तो उसके बाद मैंने आते जाते लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। और उसके बाद जब मैं हवेली के अंदर गया तो उसके बाद मैंने देखा कि मेरी बीवी बहुत ही बुरी कंडीशन में पड़ी हुई थी और उसके बाद उन लोगों ने मुझे भी पकड़ के चाकू से मारकर इस कुएं के अंदर फेंक दिया। दोस्तों, उस वक्त उस आदमी की बात सुनने के बाद मुझे दुख तो बहुत हुआ, लेकिन मैं उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता था। मैं उसी वक्त उठा और उसके बाद मैंने उस आदमी से कहा कि मैंने तो कुछ नहीं किया है तुम्हारे साथ, मुझे तो जाने दो। जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया है तुम उन्हें मारो। मैंने अभी इतना ही कहा था कि तभी मैंने देखा कि टॉर्च लेकर के हमारे पास एक आदमी आया और उसके बाद जब मैंने ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि हमारे ऑफिस का ही वो गार्ड था और उसको देखते मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन जब वो गार्ड आया तो उसके बाद वो आदमी गायब हो गया। उस गार्ड ने मुझे उसी वक्त तुरंत उठाया और उसके बाद पूछा कि रिया कहाँ पर है, जिस पर मैंने उसे सारी बात बता दी। और फिर हम दोनों लोग रिया को भी हवेली से बाहर लेकर के आ गए, लेकिन रिया अभी जख्मी हालत में थी। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। गार्ड की बाइक में बैठने के बाद हम लोग सीधा वहाँ से निकलकर जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तो हमने रिया को भर्ती करवा दिया। और उसके बाद रिया को भर्ती करने के बाद जब मैं अपने घर पहुँचा तो उसके बाद मैंने सारी बात
अपने घर वालों को बताई, जिसके बाद वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा डर गए। और उसके बाद जब कुछ दिन बीत गए तो मैं रिया से मिलने के लिए गया तो रिया उस वक्त ठीक हो चुकी थी। लेकिन रिया ने जो बताया उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल उसने बताया कि उस औरत ने रिया को बुरी तरह से नोचा और उसके बाद जब उसने उसका रूप देखा तो वो उसी वक्त बेहोश हो गई। रिया की सारी बात सुनने के बाद मैं तो घबरा ही गया था और फिर उसके बाद मैंने रात के वक्त जाना बंद ही कर दिया। लेकिन दोस्तों, उन दोनों के साथ बहुत ही गलत हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।